मॉर्निंग एवरीवन। एक बार दोबारा मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए, जिसके अंदर मैं सिंपली आपको बताऊंगा कि आपको मॉक एनालिसिस किस तरीके से करना है। बिकॉज बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे 130 पे, हमारे 100 पे, हमारे 120 पे क्या है मार्क्स स्टक हो चुके हैं एंड उसके बाद बढ़ नहीं रहे हैं। मॉक्स देते हैं, लगातार मॉक्स देते हैं, उतने ही रहते हैं, उससे ना तो बढ़ रहे हैं ना ही घट रहे हैं। तो उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं? बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हमारे पास क्या है? तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। इसके अंदर मैंने आपको मॉक एनालिसिस करने का तरीका बताया है कि टॉपर्स किस तरीके से अपना मॉक एनालिसिस करते हैं। क्योंकि जनरली जब हमारी मिस्टेक आती है मार्क्स तक होने वाली, तो इसके अंदर क्या होता है कि हम अच्छे से मॉक एनालिसिस करते नहीं हैं। इस वजह से ही हमारा मेजरली क्या होता है कि हमारे इश्यूज आते हैं कि हाँ हमारा किस जगह पे हम लैग कर रहे हैं, किस जगह पे हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, उस चीज़ को हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो वही चीज़ हमको समझनी है मॉक एनालिसिस के अंदर। इसलिए जो हर टीचर है, हर टॉपर है, वो एक ही बात कहते हैं कि आप मॉक एनालिसिस अच्छे से करिए, क्योंकि वही आपको एट द एंड सिलेक्शन दिलवाएगा। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। मैंने खुद अपना एक अभी थोड़ी देर पहले टेस्ट दिया था, मतलब सिर्फ इस वीडियो के लिए। तो उसके अंदर मेरे कुछ 95 मार्क्स मैंने फटाफट करके इसको किया था एंड स्कोर 95 आया है। इसके अंदर मैंने हर तरीके का क्वेश्चन किया है कि हर तरीके की सिचुएशन क्या हो सकती है बच्चे के साथ, एंड उस सिचुएशन में आपको क्या करना है मॉक के अंदर, क्या नहीं करना है। क्योंकि जो आप मॉक के अंदर करोगे वही आप अपने मेन एग्जाम के अंदर करोगे। ठीक है, शुरू करते वीडियो को। तो अब ये मैंने एक बहुत सैम्पल क्वेश्चन लिया है आपके आगे, जो मैंने इस टेस्ट के अंदर दिया था कि भाई एक सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है बेसिकली ये। ठीक है तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, बट मैंने इसको थोड़ी देर टाइम लेके इसको फिर देन स्किप कर दिया था। अब ये उस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, सपोज करो कि आप टेस्ट दे रहे हो, आपने क्वेश्चन पढ़ा, लेकिन आपको क्वेश्चन आता है, हल्का हल्का आपके माइंड में आ रहा है, लेकिन आप उसको कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, आपको ये गलती नहीं करनी जो मैंने आपको करके दिखाई है। आप इसमें देख सकते हो क्लियरली कि जो बाकी बच्चों ने करा है, ठीक है, वो एवरेज लिया है 138 सेकंड। ठीक है, लेकिन मैंने 46 सेकंड लिए, बट उसने स्किप कर दिया। अगर मैं इसको 46 सेकंड, अगर मैं 1 मिनट भी लेके इसको अगर सॉल्व कर देता, देन मेरे को इसके मार्क्स मिल जाते। लेकिन अब इस केस में क्या हुआ, मेरे 46 सेकंड वेस्ट भी हो गए एंड देन मैंने इस क्वेश्चन को कर भी नहीं पाया। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले आपको क्या करना है कि आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग सीखनी है। अब बेसिकली आर्ट ऑफ स्किपिंग होती क्या है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आर्ट ऑफ स्किपिंग ये होती है कि जिसके अंदर आप जब मॉक देते हो, कोई भी एग्जाम देते हो XYZ, तो आपको क्या करना है कि जब आपको क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखते या तो आपको आ जाएगा या फिर आपको नहीं आएगा, या फिर आपको हल्का हल्का उसके बारे में पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, मैंने पहले पढ़ी है, लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। तो आपको इन दोनों ही केसेस के अंदर, जब आपको ना आए तब, या फिर आपको हल्का हल्का आ रहा है तब, इन दोनों ही केसेस के अंदर आपको क्या होता है कि क्वेश्चन अपना स्किप कर देना होता है। क्यों ऐसा हमें करना चाहिए? क्योंकि इससे क्या है कि आपका जो टाइम, बिकॉज SSC एक टाइम बेस्ड एग्जाम है बेसिकली। ठीक है, 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। उसके अंदर भी क्या है कि 25 क्वेश्चन तो आपके मैथ्स के हैं, जिसके अंदर पर क्वेश्चन के अंदर आपका 1 से 1.25 मिनट जा सकता है, अगर आप बिल्कुल बेसिक से कर रहे हो क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसलिए आपको टाइम बहुत बचाना चाहिए। जितना आपका टाइम बचेगा उतने ज़्यादा आपके ऊपर कम स्ट्रेस रहेगा। इसलिए आप जो ऐसे क्वेश्चन हो उनको स्किप करते चलो। बेशक शुरू के 5 क्वेश्चन आ जाए, 5 क्वेश्चन में अगर आपका ये दिक्कत हो रही है ना, तो आप स्किप करते चलो। क्योंकि मैंने जैसे अपनी आदित्य रंजन सर के पॉडकास्ट में भी बताया था कि 20 से 21 क्वेश्चन हमेशा इजी से मॉडरेट के लेवल पे ही होते हैं SSC के। बाकी 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल टफ होते हैं या फिर काफ़ी हार्ड लेवल पे होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं। उन क्वेश्चन को आपको छोड़ना है शुरुआत में। क्योंकि अगर आपने वो 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए और वो 4-5 क्वेश्चन छोड़ भी दिए, तो आपका स्कोर कहीं ना कहीं पे 35 से ऊपर बन जाएगा। अगर आप मैथ्स में वीक हो तो आपके लिए 35 से ऊपर काफ़ी अच्छा स्कोर है। लेकिन आपको स्कोर हमेशा 50 आउट ऑफ 50 ही करना है मैथ्स के अंदर, बिकॉज वो फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको 3 तरीके के क्वेश्चन आपको मार्क डाउन करने हैं। पहला, इस तरीके के क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाया कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किया, आपने क्वेश्चन को स्किप कर दिया, लेकिन आपने टाइम बहुत लिया। तो ये जो टॉपिक है, सपोज करो ये सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है, तो आपको क्या करना है कि एक कॉपी बनानी है। उस कॉपी के अंदर आपको 3 कॉलम बनाने हैं। 3 कॉलम के अंदर आपको पहले कॉलम ये लिखना है कि जिसके अंदर आपको टॉपिक्स आते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और दूसरा कॉलम वो है कि काफ़ी शेडी है, उसके अंदर आपको आता भी है, आपको नहीं भी आता है। थर्ड कॉलम वो रहेगा जिसके अंदर वो टॉपिक्स होंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं। मतलब आपने क्वेश्चन देखा मॉक के अंदर एंड आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि क्या है क्या नहीं है, इसका सिर क्या है, इसका पैर क्या है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो आपको उस क्वेश्चन पे वैसे क्वेश्चन देखने हैं मॉक में से। ठीक है, कि जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते थे, आपने तुरंत स्किप कर दिए, एंड आपको फिर वो नोट डाउन कर लेना है अपने इस कॉपी के अंदर। इस तरीके से आपके 3 कॉलम भर जाएंगे
जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स लिखे होंगे। ऐसे टॉपिक्स भी लिखे होंगे जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, जो आपने इजीली बहुत कम टाइम के अंदर सॉल्व कर लिए, और वैसे टॉपिक्स भी लिखे होंगे जो आपने या तो करे बहुत टाइम लेके करे, या फिर आपने उनको बहुत टाइम लेके फिर स्किप कर दिया, या फिर आपने बहुत टाइम लेके उनको गलत कर दिया। ये तीनों ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपको हल्का हल्का अंदाजा होता है, लेकिन आप क्वेश्चन के एंड डेस्टिनेशन तक आप नहीं पहुंच पाते हो। तो उस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है आपको, उनको आपको सेकंड कॉलम में लिखना है, जिसके अंदर आपके थोड़े शेडी टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो आपको आते भी हैं और आपको नहीं भी आते हैं। थर्ड कॉलम के अंदर वो टॉपिक्स आएंगे आपके जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं। जैसे सपोज करो मैंने हाँ, तो मैंने ये टॉपिक लिया, ठीक है। अब ये जो है मेरा ये परसेंटेज का टॉपिक है, ठीक है। परसेंटेज के अंदर जो मार्क्स वाले टॉपिक होते हैं, मिनिमम मार्क्स वाले, ये वो उस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने 1 मिनट 54 सेकंड लिए, लेकिन मेरा ये गलत भी हो गया। यानी कि मेरे को इसके अंदर कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का कहीं पे पता होगा, लेकिन मेरे को पूरा नहीं आता था। तो मैं इस टॉपिक को किस पे लिख लूँगा, मैं इस टॉपिक को लिख लूँगा अपने सेकेंड कॉलम के अंदर। इसी तरीके से जो मैंने क्वेश्चन सही करे हैं, अब जैसे मैंने सपोज करो ये क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने 20 सेकंड लिए हैं। अब 20 सेकंड के अंदर मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया और एवरेज से मैं कम भी रहा। जो बाकी ने टाइम लिया है 26 सेकंड का, मैं उससे कम सेकंड के अंदर मैंने 20 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इस टॉपिक को मैं लिख लूंगा अपने उन टॉपिक्स के अंदर जो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं इस टॉपिक को मैंने इस मॉक के अंदर इजीली कर लिया, अगले मॉक में मैं नहीं कर पाया, ऐसा नहीं होता। जो चीज़ हमको आती है वो चीज़ हमको अगले 3-4 मॉक में भी, बाद 5 मॉक में भी आएगी। तो वो टॉपिक्स हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में गिने जाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक इसमें आ गया हमारा फर्स्ट कॉलम के अंदर आ गया, जिसके अंदर वो टॉपिक्स लिखेंगे जिसके अंदर जो हमको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एनालिसिस करेंगे। अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर जो हमको लिखने हैं कि बिल्कुल भी नहीं आते हैं। हाँ, तो अब मैंने एक क्वेश्चन ये भी लिया जिसको मैंने 0 सेकंड में स्किप कर दिया। देखते मेरे को समझ में नहीं आया कि हाँ भी क्या है इसके अंदर, मैंने उसको देखते ही स्किप मार दिया, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि इसको 29% लोगों ने आंसर करेक्टली किया, यानी कि काफ़ी कम लोग हैं जो इसको सॉल्व कर पाए हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को आपको क्या करना है, आपको थर्ड कॉलम में लिखना है जिसके अंदर ऐसे टॉपिक है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो आप जैसे जैसे आप ये चीज़ें लिखते जाओगे, मॉक्स देते देते, तो आप पहला मॉक दोगे और 100वां मॉक दोगे। फर्स्ट से लेके 100 मॉक तक आपकी लिस्ट बनती जाएगी, और हर मॉक के बाद आपको क्या करना है कि जो जो टॉपिक्स आपके वीक हैं और जो जो टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, आपको उन दोनों टॉपिक का रिवीजन करना है। आप बेशक उन टॉपिक्स को टाइम मत दो जो आपने इजीली कर लिए थे और जो आपने फर्स्ट कॉलम में लिखे हैं, आप उनको टाइम मत दो, लेकिन आप जो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के टॉपिक्स हैं उनको थॉरली पढ़ो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टारगेटेड रिवीजन। टारगेटेड रिवीजन में क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग एंटायर सिलेबस, you focus on the targeted things, whatever you need, whatever is necessary, you only study that part, right? So उस केस में क्या होता है कि हमारे पास कम टाइम में हम अच्छा रिवीजन कर पाते हैं, कम टाइम में हम मैक्सिमम आउटपुट लेके आ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो आपका एनालिसिस होता है मॉक के अंदर, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज उसमें क्या होता है कि आपका जो वीक पॉइंट्स होते हैं वो आपको पता चलते हैं। यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दोज वीक पॉइंट्स, दोज वीक टॉपिक्स विच you have to revise because those topics or those questions can come in the original exam, and in original exam you won't be able to tackle those questions. So इसलिए क्या करना है आपको कि आप easily उन क्वेश्चन को टारगेट कर सको और easily उन क्वेश्चन को मार्क डाउन कर सको अपने एग्जाम के अंदर। इसलिए आपको ये लिस्ट बनानी चलनी है, क्योंकि अगर आपने ये लिस्ट बना ली एक बारी को, आपने एक बार ये लिस्ट बनाने का जो अपना हैबिट है ये शुरू कर दी मॉक एनालिसिस के टाइम पे, और आपने उसके बाद उनको रिवाइज करना शुरू कर दिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो 130 पे 140 मार्क्स स्टक हो रखा है, ये 170 to 180 जरूर पहुंचेगा, 100% पहुंचेगा। क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि इसके अंदर आपकी साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व है। जब आप देख पाते हो अपनी आंखों से कि हाँ मेरी ये चीज़ कमी है मेरे अंदर। सपोज करो कि एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एक इंसान है, वो 100 मीटर दौड़ने में हाफ जाता है, तो यानी कि उसमें किस चीज़ की कमी है? उसमें स्टेमिना की कमी है। अब उस बंदे ने जब 100 मीटर दौड़ा तो उसको पता लगा कि हाँ मेरे अंदर स्टेमिना की कहीं ना कहीं पे आ रही है। तो वो बंदा क्या करेगा? वो बंदा मैराथन थोड़ी सी दौड़नी शुरू करेगा, हल्का हल्का जॉग करना शुरू करेगा, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर धीरे धीरे बढ़ाएगा उसको, एंड धीरे धीरे उस बंदे का स्टेमिना भी इंप्रूव होना शुरू हो करेगा। तो जब तक आपको आपकी कमी नहीं पता चलेगी तब तक आप उस पर वर्क नहीं कर पाओगे, एंड कमी पता करने के लिए ही आपका जो मॉक एनालिसिस है वो ज़रूरी होता है। टॉपर्स हमेशा, मैंने जिनसे भी बात करी है जो मेरे खुद के ऑफिस में भी हैं,
तो वो हमेशा यही कहते हैं कि उनका भी यही तरीका था मॉक को एनालाइज करने का, कि वो यही करते थे। 3 तरीके के आपके ऑप्शंस हो सकते हैं, 3 तरीके के आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन वो होगा जो आपने बिल्कुल सेकंडों में कर लिया है। दूसरे क्वेश्चन वो होंगे जो आपने अटैम्प्ट करे, लेकिन आपने अटैम्प्ट या तो गलत कर दिया उनको टाइम लेके, या फिर आपने टाइम लेके उनको स्किप कर दिया। टाइम लेके आपको स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको हल्का फुल्का भी आपको डाउट होता है ना, आप उसको तुरंत स्किप करो। आप अगर ये आर्ट ऑफ स्किपिंग भी सीख जाओगे ना, आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो फर्स्ट गो के अंदर जो आपको 100% आते हैं, जो आपको देखते लगता है कि हाँ इसको तुरंत सेकंड में मैं इसको इजीली सॉल्व कर लूँगा। उससे क्या होगा कि आपको अगर 100 क्वेश्चन दे रखे हैं, 100 क्वेश्चन में से आपको अगर 50 क्वेश्चन भी आते हैं जो आपने बिल्कुल सेकंडों में कर लिए, 10 सेकंड 20 सेकंड में कर लिए, तो आप ये समझ के चलो 25 से 26 सेकंड में आपने 25 से 26 मिनट के अंदर आपने हाफ पेपर कर चुके हो आप। अब ये 50 क्वेश्चन जो बचे हैं बाकी के, इनमें से वो क्वेश्चन है जिसमें आपके आधे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, लेकिन आप शुरुआत में ड्यू टू टाइम प्रेशर और ड्यू टू एग्जाम प्रेशर आप उसको देखते ही सॉल्व नहीं कर पाए। लेकिन जब आप 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन कर लोगे शुरू में, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से आते होंगे, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा आपका। एंड जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तो आपके माइंड में जो आपने चीज़ें पढ़ी होंगी पहले, वो आपके माइंड में क्लिक होनी इजीली शुरू करेंगी। उससे क्या होगा, उससे जो ये शेडी टॉपिक्स हैं जो आपने शुरुआत में स्किप कर दिए देखते ही, और आपको लग रहा था कि मैंने कहीं ना कहीं पे तो पढ़ा है इनको, आपको वो क्वेश्चन भी सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। ये मैंने खुद ने भी महसूस किया है जिस टाइम मैं तैयारी करता था। एंड यही चीज़ मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आप इजीली इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। जो आपने बताया कि आपके मार्क्स तक हो जाते हैं 100 पे, 120 पे, 130 पे, एक बार मेरे कहने पे आप जो ये स्ट्रेटजी है मॉक की, कि आप मॉक एनालिसिस किस तरीके से कर रहे हो, तो मैंने आपको मॉक एनालिसिस बता दिया है कि आपको किस तरीके से करना है, और उस मॉक एनालिसिस के हिसाब से आपको क्या रिवाइज करना है, क्या रिवाइज नहीं करना है, मैंने आपको ये तक भी बता दिया है। तो आपको बस करना यही है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उससे बस 1 महीना आप ये चीज़ करके देखिए, सिर्फ 1 महीना। 1 महीने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपके मॉक्स के जो स्कोर हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं, 140 150 पे आ रहे हैं, ठीक है। एंड धीरे धीरे करके 160 170 पे भी पहुँचेंगे। तो इसी के साथ मैं इस टॉपिक के बारे में आपकी जो वीडियो है इसको यहीं विराम देता हूँ। आपके जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी डाउट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका 100% जवाब दूंगा। जो मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं सबके जो क्वेश्चंस उनका आंसर करता हूँ। एंड आपके भी मैं क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल करूँगा। आपको मॉक एनालिसिस के बारे में जो भी मेरे से पूछना है, आप मेरे से बहुत आराम से पूछ सकते हैं। मैं उसका जो आंसर है या तो आपको इंस्टाग्राम पर या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल दे दूँगा। सो थैंक यू सो मच, एंड आई विश यू ऑल वेरी ऑल द बेस्ट। एंड एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत पास में है। एग्ज़ाम्स की वैकेंसी बहुत अच्छी है इस बार की, ठीक है। 20,000 से लेके 17,000 से 20,000 की वैकेंसी आपके इसके बीच में रहेंगी, जो कि मेरे को DOPT से पता चली है। तो यही आपका जो क्या मैं वैकेंसी है, वैकेंसी चार्ट जो है वो आपका जल्दी आ भी जाएगा। तो मेक श्योर कि आप अपना जितना भी टाइम आप इस टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हो पढ़ाई के अंदर, वो आप 100% करो। इस टाइम पे आप जितना भी इंस्टाग्राम वगैरह, जितने भी और भी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्शन लगती हैं, उनसे आप दूर रहो। एंड अपना फुल्ली फोकस होकर आप अपने एग्ज़ाम पे की तैयारी करो। अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ है तो आपके पास 1 से 1.5 महीना है रिवाइज करने के लिए। जितना रिवीजन आप कर सकते हो करो, देन आप मॉक के ऊपर पूरा डेडिकेट कर लो खुद को। आपको आखिरी महीना अपना मॉक के ऊपर देना ही देना है। डेली का 1 मॉक या फिर 2 मॉक आपको देना ही देना है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, एंड आई विश यू ऑल अ very best of luck, and kudos to all of you who will be getting selected in this CGL 2025. I will surely meet you all in my ministry. Thank you so much and have a great day.